हेलो बच्चों, आज हम बेसिकली लेक्चर 1 को कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि अगर दो सेट हमारे पास दे रखे हैं तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास ए और बी गिवन है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, बी क्रॉस ए कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो ये मैंने कल डिस्कस किया था। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो आज हम ए क्रॉस बी या कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। अगर ए क्रॉस बी दे रखा है हमारे पास तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत बेसिक से समझिएगा आप। अब देखिए, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं पहले। तो सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल ले लिया। कल मैंने आपको बताया था, एक मैंने सेट लिया, इसमें एलिमेंट हमारे पास 1, 2, 3। एक दूसरा मैंने सेट लिया, इसमें एलिमेंट है 4, 5 एंड 7। 4, 5 ले लेता हूँ, मैं अलग अलग ले लेता हूँ। ए की कार्डिनलिटी क्या है, ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। ए में 3 एलिमेंट हैं और बी में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। अगर मैं ए की कार्डिनलिटी की बात करूँ, एन ए का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 3 हैं। अगर मैं एन बी की बात करूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, 2 हैं। ध्यान से देखिए, सेट ए में 3 एलिमेंट हैं और सेट बी में 2 एलिमेंट हैं। हम यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपको फाइंड करके दिखाना चाह रहे हैं। तो देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल कल भी कराया था लेकिन आज फिर से कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी मैंने फाइंड किया। जब ए क्रॉस बी फाइंड किया तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कल कि अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं या बी क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं, कोई सा भी क्रॉस फाइंड कर रहे हैं, तो आपको ये देखना फर्स्ट सेट क्या होगा। ए क्रॉस बी अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो फर्स्ट सेट क्या है, ए, और सेकंड सेट क्या बताइए, बी। तो अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हो तो पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, ए से आएगा। और जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट जो होगा वो ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, बी से आएगा। तो हमने क्या किया, ए का पहला एलिमेंट उठाया, ए का एलिमेंट 1 उठाया, तो 1 की पेयरिंग क्या करेंगे, 1 की पेयरिंग बी के सभी एलिमेंट के साथ। तो 1, 4 ऑर्डर्ड पेयर बना के लिख दिया, 1, 5। फिर मैंने 1 की पेयरिंग सभी बी के एलिमेंट के साथ हो चुकी है। अब देखो, हम दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, क्या हो जाएगा, 2, 4 और 2, 5। फिर देखो, फिर हमने क्या लिखा, 3, 4 एंड 3, 5। ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ चुका है। आप यहाँ पे थोड़ा नोटिस करिए कि ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स का पहला कंपोनेंट कहाँ से आया है, ए से आया है। दूसरा कंपोनेंट कहाँ से आया है, बी से आया है। क्यों, क्योंकि हम ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, बी से आएगा। इसीलिए मैंने याद करिए, इसीलिए मैंने कल लिखा था कि अगर x, y ऑर्डर्ड पेयर को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x, y एक ऑर्डर्ड पेयर हमने मान लिया, सच दैट पहला कंपोनेंट कहाँ से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा, एंड दूसरा कंपोनेंट कहाँ से बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा। देखिए, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सबका पहला एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है। इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया था, याद है, नहीं याद है। अब देखिए ध्यान से, बी क्रॉस ए अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, जब बी क्रॉस ए कैलकुलेट करूंगा तो सिंपल सा फंडा क्या होगा, इसमें पहला सेट क्या है, बी। तो ऑर्डर्ड पेयर्स का पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, बी से आएगा, दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, ए से आएगा। तो जब बी क्रॉस ए की हम बात करेंगे तो बेसिकली क्या हुआ, बी का पहला एलिमेंट ले लिया मैंने 4, 1, फिर 4, 2, 4, 3। फिर मैंने क्या किया, बी का दूसरा एलिमेंट ले लिया 5, 1, 5, 2 एंड 5, 3। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए, अगर मैं मानता हूं x, y, मैंने इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहा बी क्रॉस ए को, तो कोई ऑर्डर पेयर मान लिया, क्योंकि मेरे को पता है क्रॉस में जो एलिमेंट होते हैं, बेसिकली क्रॉस में जो एलिमेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। बात समझे नहीं समझे आप, क्रॉस में जो एलिमेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर्म में होते हैं। तो x, y, ठीक, हमने एक ऑर्डर पेयर मान लिया। तो x कहाँ से बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा b से, क्योंकि देखो पहला कंपोनेंट कहाँ से आया, b से आया है, या पहला सेट क्या है, b है। और दूसरा कहाँ से बिलोंग करेगा, y कहाँ से बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा। तो ऑर्डर पेयर मतलब a क्रॉस b को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का बहुत ईजी तरीका है। आप थोड़ा सा समझिए, बेसिक पे ध्यान दीजिए। अभी देखिए, अब यहाँ से देखिए साफ साफ दिख रहा है कि a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a के बराबर नहीं होता। कभी भी a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस a के बराबर नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a के बराबर नहीं होगा। इतनी बात समझ आई नहीं आई। तो आज हम देखिए, थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करेंगे, दो सेट का क्रॉस कैसे निकालते हैं, ठीक। और फिर
अगर कभी कभी ये भी हो सकता है कि सिंगल सेट का कोई सेम सेट एक सेट दे देगा, आपसे कहेगा ए क्रॉस ए फाइंड करो, ए क्रॉस ए फाइंड करो, ये भी आपसे बोल सकता है। ठीक, तो देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। इसको मैं इधर लिखता हूं मैं। अगर मान लो सपोज करो हमारे पास एक सिंगल सेट है, तो एक बात तो तय हो गई कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, लेकिन दोनों की कार्डिनलिटी बराबर होती है। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं बताइए? 6 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट। तो दोनों में एलिमेंट की संख्या बराबर होगी, लेकिन कभी भी ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, क्योंकि दो सेट बराबर होने के लिए क्या चाहिए? दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो और क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली एलिमेंट होने चाहिए। मतलब जितने एलिमेंट ए में है उतने एलिमेंट बी में होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कोई एलिमेंट अलग हो। बात समझे नहीं समझे? और दो सेट की कार्डिनलिटी बराबर अगर है तो उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। ये बात मैंने सेट में आपको पढ़ाई थी। अब देखिए, अगर मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने कहा एक सेट है हमारे पास, उसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। मैंने कहा ए क्रॉस ए फाइंड करो। मैंने क्या बोला आपसे? ए क्रॉस ए फाइंड करो। तो आपने क्या किया? ए क्रॉस ए फाइंड किया। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए हमने क्या किया, सॉल्व किया इसको। तो सिमिलर चीज़ है ना, ए का यहाँ पे ए फर्स्ट है और ए सेकेंड है, दोनों रोल प्ले कर रहा है ना। फर्स्ट सेट भी ए है, सेकेंड सेट भी ए है। तो सिंपल सी बात, क्या करेंगे जब हम ए क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट भी ए से आएगा। तो हमने पहला एलिमेंट ए का क्या उठाया? 1 उठाया। 1 की पेयरिंग किसके साथ की? 1, 1 1, 2 फिर 1, 3। किया नहीं किया? फिर क्या किया मैंने? ए का दूसरा एलिमेंट उठाया और उठा के सारे एलिमेंट के साथ पेयरिंग की। तो कितना आएगा? 2, 1 2, 2 2, 3। फिर मैंने क्या किया? ए का तीसरा एलिमेंट उठाया, 3, 1 3, 2 एंड 3, 3। कोई दिक्कत? ये हमारे पास ए क्रॉस ए आ गया। कोई समस्या इसमें? अब देखिए आगे, कभी कभी हमसे ये भी पूछ सकता है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अभी देखिए ध्यान से, यहां पे क्या है, कभी कभी मेरे से ये पूछ सकता है ए क्रॉस, 3 बार पूछ सकता है ए क्रॉस ए फाइंड करो, या ए क्रॉस बी क्रॉस सी फाइंड करो। इस टाइप की बात कर सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक चीज समझिए, मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज करता हूं। आपको पता है कि अगर हम ए क्रॉस बी की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ए क्रॉस बी की बात करेंगे, दो सेट का अगर हम क्रॉस लेंगे तो एलिमेंट किस फॉर्म में आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएंगे, क्योंकि दो सेट है। यहाँ पे कितने सेट है हमारे पास? 2 सेट्स है। 2 सेट थे, तो एलिमेंट जो आएंगे, इसके जो एलिमेंट आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आएंगे। किस फॉर्म में आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में आएंगे, क्रमित युग्म टाइप में आएंगे। इसको बोलेंगे क्रमित युग्म। इस टाइप के आएंगे। मान लो मैंने 3 सेट का क्रॉस लिया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो कितने सेट हो गए ये हमारे पास? ये सेट हो गए हमारे पास 3 सेट्स हो गए। कितने सेट हो गए? 3 सेट्स हो गए। 3 सेट्स अगर हो गए तो इसमें एलिमेंट किस टाइप के आएंगे? इसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के आएंगे? क्योंकि 3 सेट है, एक्स वाई जेड। भाई एक्स ए से आएगा, यहां से एक एलिमेंट आएगा, यहां से एक एलिमेंट आएगा। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रायड। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड ट्रायड। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रमित त्रिक, हिंदी होती इसकी। बात समझ आई नहीं है? अभी मान लो सपोज करो n सेट हमारे पास है। कितने सेट है? n सेट है। तो जैसे मान लो मैंने क्या लिया? n सेट ले लिया, a1, a2, a3 डॉट 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 an। मैंने कितने सेट ले लिए? n सेट ले लिया। तो ये बताओ, यहां से एक एलिमेंट आएगा, यहां से कौन सा एलिमेंट आएगा? x1, यहां से एलिमेंट क्या आएगा? x2, यहां से एलिमेंट क्या आएगा? x3, और यहां से एलिमेंट क्या आएगा? xn आएगा। ठीक, तो बेसिकली इस सेट के अंदर हमने n सेट का प्रोडक्ट लिया। कौन सा प्रोडक्ट? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसके अंदर अगर इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसके अंदर एलिमेंट किस फॉर्म में आएंगे? एक एलिमेंट आएगा जिसमें कितने कंपोनेंट होंगे? n कंपोनेंट होंगे। कैसे आएगा? x1, x2, x3 डॉट 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 xn, और फिर यहां लिखेंगे सच दैट x1 कहां से बिलोंग करेगा? x1 बिलोंग्स टू a1, x2 कहां से बिलोंग करेगा? x2 बिलोंग्स टू a2, एंड x3 कहां से बिलोंग करेगा? a3 से बिलोंग करेगा, एंड xn कहां से बिलोंग करेगा? an से बिलोंग करेगा। बात समझ आई नहीं आई? कोई दिक्कत इसमें बताइए? तो ये हमारे पास क्या? n सेट का क्रॉस प्रोडक्ट है। n सेट का बोल सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये। ठीक है, बात समझ आई नहीं है? तो इसके अंदर ये जो कंपोनेंट आया इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलने का एक तरीका होता है x1, x2,
कॉमा x3 डॉट डॉट डॉट, इसके अंदर कितने कंपोनेंट हैं? इसके अंदर कंपोनेंट हमारे पास n कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? n कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? n कंपोनेंट है। तो इसको बोलेंगे हम एलिमेंट ऑफ n टपल का एलिमेंट बोलेंगे। बताइए इसमें अब थोड़ा सा हम आगे स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट का, तो उनकी क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज बेस्ड आते हैं, ठीक, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे किसी और एग्जाम का क्वेश्चन हो, चाहे BHU का क्वेश्चन हो, कहीं भी आप बैठे हो। आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ाया तो वहाँ भी तो आप बेसिक से पढ़ेंगे ना, क्या वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी? वो भी ज़रूरी है। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मेंस के लिए ज़रूरी है। मेंस में क्वेश्चन कहीं और बाहर से नहीं आता है, वो सिर्फ 11-12 बेस्ड होता है। बस क्या होता है, थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का बढ़ा दिया जाता है। तो क्वेश्चन के लेवल को समझने के लिए आपको बेसिक स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चन हो, सवाल देखें और आपके दिमाग में आइडिया आ जाए, आइडिया जनरेट हो, तो उसके लिए आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। आप ट्रिक्स बेस्ड पढ़ाई करेंगे, अगर आप शॉर्टकट बेस्ड पढ़ाई करेंगे, तो उसमें यह है कि आपका माइंडसेट वो डेवलप नहीं हो पाएगा, आप बहुत लंबा नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ है उसकी बात करते हैं। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्रॉपर्टीज़ बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज़, इधर से मैं लिखता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में इसको बोलेंगे कार्तीय गुणनफल के गुण। ठीक, अब देखिए पहली प्रॉपर्टी, क्या क्या सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है एनालिसिस। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बात याद रखिए, अपने आप से आप चीटिंग कर रहे हैं। एनालिसिस के बिना मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है। आप बिना एनालाइज करके बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, बहुत परफेक्ट नहीं बन सकते हैं। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक, कि मान लो हमारे पास क्या है, सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए, सपोज करिए ए में हमारे पास P एलिमेंट है और B में कितने एलिमेंट हैं? Q एलिमेंट है। एक सेट हमारे पास A है, उसमें कितने एलिमेंट हैं? P एलिमेंट है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और एक सेट B हमारे पास, उसमें कितने एलिमेंट हैं? Q एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं A क्रॉस B में या B क्रॉस A में एलिमेंट कितने होंगे? PQ एलिमेंट होंगे। बात समझ आई नहीं है? क्योंकि आपको मैंने बताया था, स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने A क्रॉस B लिखा था, तो मैंने कहा था A क्रॉस B और B क्रॉस A बराबर नहीं होते हैं, लेकिन दोनों में एलिमेंट की संख्या बराबर होती है। अगर A क्रॉस B में 6 एलिमेंट हैं तो B क्रॉस A में भी 6 एलिमेंट होंगे, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों बराबर होंगे और दोनों में कितने एलिमेंट होंगे? PQ एलिमेंट होंगे। बात समझे नहीं समझे आप? या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और करके, और किसी भी सेट के बाहर अगर L लग जाता है तो इसका क्या मतलब होता है मैं बता चुका हूं। उस सेट में कितने एलिमेंट हैं? एन ए क्रॉस बी बराबर एन बी क्रॉस ए बराबर क्या होगा? ये एन ए इंटू एन बी। बात समझ आई नहीं है? करेक्ट। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एलिमेंट की संख्या बराबर होगी। वो किसके बराबर होगी? ए और बी में जो एलिमेंट होंगे उनके प्रोडक्ट की संख्या के बराबर होगी। ये बात आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो इसी बेस में एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने मान लो आपसे कहा कि एक एलिमेंट हमारे पास है, मतलब एक सेट है ए है, उसमें 3 एलिमेंट हैं, और एक सेट हमारे पास बी है, उसमें 4 एलिमेंट हैं। तो मैंने आपसे कहा
ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे। तो सिंपल सा फंडा है, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, हम जानते हैं ए क्रॉस बी में एलिमेंट की संख्या किसके बराबर होगी, एन। कितनी होगी बराबर बताइए, सिंपल सी बात है, ए में कितने एलिमेंट है 3 और बी में कितने एलिमेंट है 4, तो कितनी हो जाएगी 3 इंटू 4 कितनी हो जाएगी 12। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे 12 एलिमेंट होंगे। बात समझ आई नहीं आई, बताइए कोई दिक्कत किसी को इसमें। अब देखिए सेकेंड चीज, सेकेंड प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था, ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। इस प्रॉपर्टी को एक चीज और नाम से बोलते हैं हम, दैट इज बोल सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव, इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब समझते हैं आप क्या होता है, क्रम बदल जाए, ऑर्डर बदल जाए। कम्यूटेटिव की हिंदी क्या होती है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ठीक है। क्रम विनिमय का मतलब क्या हो गया कि जैसे देखो यहाँ पे ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है, फर्स्ट नंबर पे ए है, सेकंड पे बी है, यहाँ पे क्या है सेकंड पे बी है, और ये क्या है फर्स्ट पे बी है, सेकंड पे ए है, ठीक है। तो देखो हमने ऑर्डर बदल दिया, ए और बी का ऑर्डर बदल दिया, तो इसका अर्थ बदल गया, दोनों अलग अलग हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर दो सेट ए क्रॉस बी को आपने बी क्रॉस ए किया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ऑर्डर चेंज करने पे अगर वो दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो बोलेंगे कम्यूटेटिव नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। लेकिन अगर ऑर्डर आपने चेंज किया, ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो क्या बोलेंगे कम्यूटेटिव है। तो बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। इसी को एक नाम और से बोल सकते हैं कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता है। बात समझे नहीं समझे आप। अब देखिए ये हो गया, मैंने एग्जाम्पल भी निकाला था, याद करिए स्टार्टिंग में। अब देखिए एक प्रॉपर्टी और होती है थर्ड। देखिए थर्ड कहती है कि जैसे मान लो सपोज करो आप, थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि हमारे पास क्या है, ए और बी में, सेट ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, पी एलिमेंट कॉमन है। ध्यान समझिएगा, सेट ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, पी एलिमेंट कॉमन है। बात समझे नहीं समझे आप। तो अगर मैं आपसे कहता हूं ए क्रॉस बी में, ठीक, और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, तो कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, पी स्क्वायर। ध्यान समझिएगा, मैंने आपसे क्या कहा, दो सेट हमारे पास हैं ए और बी, ए और बी में 2 एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, 4 एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, 1 एलिमेंट कॉमन हो सकता है, कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी में 2 एलिमेंट कॉमन है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, 2 स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होंगे। तो वैसे ही इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, ए और बी में अगर पी एलिमेंट कॉमन है, पी एलिमेंट की संख्या है, कुछ भी हो सकती है, तो अगर ए और बी में पी एलिमेंट कॉमन है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में पी स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होंगे। बात समझे नहीं समझे आप। अभी देखिए बात समझ आई नहीं है, अभी मैं एग्जांपल लेता हूं। देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेट है, ये इंटरसेक्शन का साइन है, तो इसमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, पी स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होंगे। अब इस पे बेस्ड अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपसे कहा कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन है, ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन, 2 एलिमेंट कॉमन है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे, तो हो जाएंगे 2 स्क्वायर, मतलब 4 आंसर आ जाएगा। बात समझ आई नहीं आई। बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं ये, इन सब का प्रूफ है, लेकिन जो नीडेड है मैं वही बताऊंगा। प्रूफ अगर आपको सीखना है तो आप गूगल से सीख सकते हैं, गूगल पे जाइए, देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल पे लिखिए, जो टेलीग्राम ग्रुप हमारा बना है उस पर आप लिखिए, मैं आपको उसका प्रूफ लिख के समझा के भेज दूंगा, ठीक है, करेक्ट। अब देखिए बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, भाई जैसे आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो आप क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे, तो क्वेश्चंस करने के लिए मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। आप वहाँ से क्या करिए,
सॉल्व करिए, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप उसका सोल्यूशन आप लिखिए, अपना सोल्यूशन लिखिए जो आपने सॉल्व किया है, उस ग्रुप पे पोस्ट करिए और डाउट पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें अगर आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है। पहले मैं मॉडरेट प्रॉब्लम कराऊंगा, बेसिक प्रॉब्लम कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं जेईई मेन से रिलेटेड और भी जो एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम कराऊंगा, आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से, इतना समझ आया नहीं है, इसको मैं इरेज करता हूं। अब मैं आगे देखता हूं, 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, कैसे क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एलिमेंट पी स्क्वायर क्यों कॉमन आ रहे हैं, अगर ए और बी में पी एलिमेंट कॉमन है। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल का यूज़ करके मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा बात को। तो मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया, ऐसा एग्जाम्पल लिया जो बहुत बेसिक है। सेट ए ले लिया मैंने, सेट ए में मैंने ले लिया 1 2 3 ले लिया मैंने, और सेट बी मैंने ले लिया, बी ले लिया मैंने 2 3 4 ले लिया। ठीक, करेक्ट। ए और बी में कितने एलिमेंट आपको कॉमन दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ए और बी में कितने एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं आपको। ए और बी में अगर मैं एलिमेंट देखूं कितने कॉमन है, तो आप खुद बताइए। देखिए 2 और 3 कॉमन, नहीं कॉमन है, तो कितने एलिमेंट कॉमन है, ए और बी में 2 ही एलिमेंट तो कॉमन है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन होंगे। मैंने ए क्रॉस बी निकाला और बी क्रॉस ए निकालूंगा, आपके सामने निकाल रहा हूं, आप देखिए। ए क्रॉस बी अगर हम निकालेंगे कितना आएगा, देखिए 1 2 1 2 1 उठा लेंगे, 1 की पेयरिंग सभी के साथ कर देंगे, फिर 2 उठाएंगे, 2 की पेयरिंग सभी के साथ, फिर 3 उठाएंगे, 3 की पेयरिंग सभी के साथ, 1 2 1 3 1 4 हो गया, फिर 2 2 2 3 2 4, फिर बताइए 3 2 3 3 एंड 3 4, हुआ नहीं हुआ। हमने ए क्रॉस बी निकाला, अब हम बी क्रॉस ए निकालते हैं, बी क्रॉस ए निकालते हैं। बी क्रॉस ए जब निकालेंगे तो पहला एलिमेंट बी से आएगा, और बी से उठाने के बाद क्या है, सारे एलिमेंट के साथ पेयरिंग करेंगे, ए के सभी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करेंगे, तो कितना आएगा बताइए, 2 1 2 2 2 3। ठीक, फिर मैंने 3 उठाया, 3 1 3 2, फिर 3 3, फिर मैंने 4 उठाया, 4 1 4 2 एंड 4 3। अब देखिए चेक करता हूं कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। देखिए 1 2 इसमें है, क्या 1 2 इसमें है, नहीं है। 1 3 इसमें है, तो क्या 1 3 इसमें है, नहीं है। 1 4 इसमें है, तो क्या 1 4 इसमें है, देखिए नहीं है। 2 2 इसमें है, तो क्या 2 2 इसमें है, बिल्कुल है। तो देखो एक एलिमेंट ये वाला कॉमन हो गया, कौन सा, ये 2 2 वाला एलिमेंट कॉमन हुआ नहीं हुआ। फिर देखिए 2 3 इसमें है, तो क्या 2 3 इसमें है, बिल्कुल है। ये देखिए ये 2 3 इसमें है और 2 3 इसमें है कि नहीं है। अब देखिए ध्यान से, फिर उसके बाद 2 4 इसमें है, देखिए 2 4 इसमें है, नहीं है। 3 2 इसमें है, क्या 3 2 इसमें है, बिल्कुल है। देखिए 3 2 ये हो गया, कौन सा, मैं अलग अलग सिंबल बना रहा हूँ, ये स्टार देखिए है कि नहीं कॉमन। अब देखिए 3 3 इसमें है, तो क्या 3 3 इसमें है, बिल्कुल है। तो मैंने क्या किया, इस पर डबल लाइन ऐसे खींच दी। ये मैं अलग अलग जो सिंबल बना रहा हूँ ना, ये कॉमन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो 2 2 कॉमन है, 2 3 कॉमन है, 3 2 देखिए कॉमन है, और 3 3 कॉमन। कितने एलिमेंट, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। देखिए 3 4 इसमें है, 3 4 इसमें नहीं है। तो कहने का मतलब ये है और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट कॉमन आ गए, ध्यान से देखिए। एक आया हमारे पास 2 2, एक आया 2 3, एक आया 3 2, एक आया 3 3। कितने एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4। तो बोल सकते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में 4 एलिमेंट कॉमन आ गए। ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा, दिख रहा नहीं दिख रहा आपको। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तो आपको 1% प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए अगर आपको मैथ्स समझना है, मैथ्स का एक्सपर्ट बनना है, तो आपको बेसिक पे काम करना पड़ेगा अपने। सबसेट जब मैंने आपको बताया था, ठीक, इसी को एक्सप्लोर कर रहे हैं सबसेट। तो मैंने कहा था एक सेट ए हमारे पास, मान लो सपोज करो, उसमें कितने एलिमेंट हैं, पी एलिमेंट है। पी मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एन ऑलरेडी यहां यूज हो चुका है। एक समुच्चय ए है, उसमें कितने एलिमेंट है, पी एलिमेंट है। तो उसके कितने सबसेट बनेंगे बताइए। मैंने यहां पे बात करी थी टोटल नंबर ऑफ
सबसेट्स, ठीक, ऑफ ए के कितने सबसेट बनेंगे बताइए? 2 की पावर p। सबसेट हमेशा 2 की पावर में चलते हैं, बात याद रखिएगा। सबसेट हमेशा किस फॉर्म में चलते हैं? 2 की पावर में चलते हैं। अगर कोई एक सेट हमारे पास उसमें 2 एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 2। कोई एक सबसेट हमारे पास उसमें 3 एलिमेंट है, सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 3। 4 एलिमेंट अगर हैं तो 2 की पावर 4। 5 एलिमेंट है तो 2 की पावर 5। सबसेट हमेशा 2 की पावर में चलते हैं, ठीक, ये हमने आपको बताया था। सिमिलर वही चीज चलेगी, कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स की बात करूंगा अगर मैं, तो प्रॉपर सबसेट में याद करिए एक इक्वालिटी वाला केस हटा दिया गया था, 2 की पावर p माइनस 1। बात समझ आई नहीं है? अगर मान लो एक सेट है उसमें 5 एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 5, 32 बनेंगे। लेकिन प्रॉपर सबसेट की अगर बात करेंगे तो जो इक्वालिटी वाला केस होगा, जो बराबर वाला केस होगा, वो हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब देखिए हमारे पास ये आया। अब हम बात करते हैं बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास क्या है, मान लीजिए एक आप नोट डाल के लिख सकते हैं या उसी को आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। नोट डाल के लिख सकते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास एक सेट ए है, उसमें कितने एलिमेंट हैं? p एलिमेंट है। दूसरा सेट क्या है? b है, उसमें कितने एलिमेंट हैं? q एलिमेंट है। तो आप ये बता सकते हो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे? pq। कितने एलिमेंट होंगे? pq। a क्रॉस b बोलो चाहे b क्रॉस a बोलो, क्योंकि a क्रॉस b में एलिमेंट की संख्या किसके बराबर होती है? b क्रॉस a में एलिमेंट की संख्या के बराबर होती है। तो कहने का मतलब है a में p एलिमेंट है, b में q एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे? pq एलिमेंट होंगे। तो जब pq एलिमेंट होंगे तो कितने सबसेट बनेंगे? a क्रॉस b के कितने सबसेट बनेंगे? देखिए, ऑर्डर्ड पेयर आ जाने से प्रॉपर्टी नहीं बदल जाती। जो हमने प्रॉपर्टी सेट के लिए उसमें सेट थ्योरी में पढ़ी थी, सबसेट की प्रॉपर्टी सेट थ्योरी में पढ़ी थी, सिमिलर प्रॉपर्टी, कोई भी चेंज नहीं है। अगर 2 की पावर n सबसेट बनते थे तो सिमिलर इसमें भी 2 की पावर n बनेंगे, कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। बस यहाँ चेंज क्या हुआ है? सेट में, नॉर्मल सेट में एलिमेंट सिंगल सिंगल होते थे, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे, ठीक। तो हमारे पास a में p एलिमेंट है, b में q एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे? a क्रॉस b में pq एलिमेंट होंगे। कोई दिक्कत इसमें? तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे a क्रॉस b के कितने सबसेट बनेंगे, तो देखो मैंने आपको बताया था कभी भी किसी सेट का अगर आपको सबसेट फाइंड करना है तो सबसे पहले आप ये तय करिए उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा था कि कभी भी किसी सेट के सबसेट अगर फाइंड करने हैं आपको तो सबसे पहले ये तय करिए आप उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। तो मेरे को a क्रॉस b का सबसेट निकालना है, तो a क्रॉस b में एलिमेंट कितने हैं? pq एलिमेंट है। तो इसका मतलब a क्रॉस b के सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर pq। ध्यान समझिएगा, तो यहां क्या लिखेंगे हम? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b के कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर pq, क्योंकि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हैं? pq एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब क्या है? जिस भी सेट का आपको सबसेट फाइंड करना है सबसे पहले उस सेट में आप एलिमेंट काउंट करिए। एलिमेंट की काउंटिंग कितनी है? pq। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर pq। कोई फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज लिखी हुई है। अब अगर देखिए ध्यान से, मैं प्रॉपर सबसेट की बात करता हूं, अगर मैं प्रॉपर सबसेट की आगे मैं एक्सप्लोर करता हूं इसको, ठीक। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b कितना हो जाएगा बताइए? 2 की पावर pq माइनस 1। बात समझ आई नहीं है? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल, हमारे पास एक सेट है, उसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, 3 एलिमेंट है। दूसरा एक सेट है हमारे पास, उसमें कितने एलिमेंट हैं? 5 7 8 9, कितने? 4 एलिमेंट है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ a क्रॉस b के कितने सबसेट बनेंगे, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करिए? a क्रॉस b फाइंड करिए। मैं अगर आपसे कहता हूँ a क्रॉस b के कितने सबसेट बनेंगे, मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो मैंने आपसे कहा कि फाइंड दी नंबर ऑफ सबसेट्स एंड, ये पीएस का मतलब समझ रहे हैं आप? प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ a क्रॉस b, ठीक। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम a क्रॉस b में एलिमेंट निकालेंगे। a में एलिमेंट कितने हैं बताइए? 3 एलिमेंट हैं। और b में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट। तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे? 4 3 12, 4 3 12, 12 एलिमेंट होंगे a क्रॉस b में।
तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने बनेंगे? सबसेट्स की अगर मैं बात करूं, सबसेट्स हो जाएंगे 2 की पावर 12 आए ना ए क्रॉस बी में, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 12। अगर प्रॉपर सबसेट, पी एस का मतलब क्या है? प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय, कितने बनेंगे? 2 की पावर 12 माइनस 1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब हम रिलेशन की बात करेंगे तो कंप्लीट रिलेशन डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है ए क्रॉस बी पे, ए क्रॉस बी के सबसेट पे। क्योंकि देखो रिलेशन की डेफिनेशन है, हम मैथमेटिकल डेफिनेशन देंगे। रिलेशन की डेफिनेशन हम ये कोई नॉर्मल डेफिनेशन नहीं बताएंगे कि दो कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है और वो आपस में कनेक्टेड है और उसी चीज़ को हम जो कनेक्शन उनके बीच में उसको रिलेशन बोल रहे हैं। नो, वो तो एक समझाने का तरीका है, लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन रिलेशन की थोड़ा डिफरेंट है। इसमें अभी तक किसी को कोई दिक्कत? तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिन लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, बेसिक प्रॉब्लम, अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। इसका टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप और पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ सॉल्व करिए। आप कोई डाउट होता है आप ग्रुप पे पोस्ट करिए, मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से थियरी पढ़िए, आप प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व करिए, और क्लास में जो प्रॉब्लम है, कुछ अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है, बढ़िया प्रॉब्लम है, वो मैं क्लास में सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब देखिए मैं एक जेईई मेंस का क्वेश्चन करता हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, 2015 में क्वेश्चन आया था। ठीक, अब देखिए समझिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास है। ये क्वेश्चन है मेंस का क्वेश्चन है। ठीक, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2015 का। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन लिखा था कि हमारे पास दो सेट हैं। मैं देखिए क्वेश्चन का मेन समरी बताऊंगा आपको, पूरा क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन कह रहा था कि एक सेट हमारे पास ए है, ठीक है, सेट ए में 4 एलिमेंट है और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट है। ए एंड बी 2 सेट्स कंटेनिंग 4 and 2 एलिमेंट्स। ए में 4 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है। तो हमसे कह रहा है, उसने कहा था then the number of subsets of the set A cross B each having at least 3 elements is, 4 ऑप्शन दे रखे थे। पहला ऑप्शन क्या था हमारे पास? पहला ऑप्शन था 219, दूसरा ऑप्शन क्या था? 256, तीसरा ऑप्शन क्या था? 275 एंड चौथा ऑप्शन क्या था? 510। अब देखिए ध्यान से समझिए, जो लोग हिंदी वाले हैं वो भी समझ लें। हमसे कह रहा है एक समुच्चय ए है, उसमें 4 एलिमेंट हैं, दूसरा समुच्चय बी है, उसमें 2 एलिमेंट हैं। तो हमसे कह रहा है देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए क्रॉस बी ईच हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट। तो हमें कह रहा है ए क्रॉस बी के सबसेट बताने हैं। ए क्रॉस बी के सबसेट आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। ए क्रॉस बी के सबसेट की अगर बात करें तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? ए में 4 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे बताइए? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? 4 2 8 आएगा, नहीं आएगा? तो ए क्रॉस बी में 8 एलिमेंट आ गए, तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 8 बनेंगे। इतनी बात समझ आई नहीं है? 2 की पावर 8 सबसेट बनेंगे ए क्रॉस बी के। लेकिन उसने कहा है कि मेरे को ए क्रॉस बी के सारे सबसेट नहीं बताने हैं, ए क्रॉस बी के वो उन सबसेट को बताना है जिसमें क्या हो? 3 या 3 से ज्यादा एलिमेंट हो, कम से कम 3 एलिमेंट हो। मैंने एक वर्ड होता है मैथ्स में, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम मैक्सिमम, एटलीस्ट एट मोस्ट। तो देखिए एटलीस्ट का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा एटलीस्ट 3, तो एटलीस्ट से हम नीचे नहीं जा सकते। जैसे मैंने कहा एटलीस्ट 3, तो मतलब कम से कम 3 हो, मतलब 3 से नीचे नहीं जा सकते हैं, 3 से ऊपर आ सकते हैं हम। मिनिमम का मतलब होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। तो एटलीस्ट का मतलब होता है, जैसे इसने कहा एटलीस्ट 3 एलिमेंट हो, तो हम 3 से नीचे नहीं जाएंगे, 3 से ऊपर आएंगे हम। बात समझ आई नहीं है? अब अगर कोई कहता है कि एटमोस्ट 4 एलिमेंट हो, तो हम 4 से ऊपर नहीं जाएंगे, 4 से नीचे आएंगे। एटलीस्ट से ऊपर आएंगे हम और एटमोस्ट से नीचे आएंगे। कोई चीज़ मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकती तो हम नीचे की तरफ आएंगे, और मिनिमम से कम नहीं हो सकती तो इसका मतलब क्या करेंगे? हम उसके ऊपर आएंगे। ठीक, तो एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट 3 एलिमेंट हो। हमें ए क्रॉस बी के उन सबसेट को फाइंड करना है जिसमें क्या हो?
तीन या तीन से ज़्यादा एलिमेंट हो, कम से कम तीन एलिमेंट हो। तो देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं, ए क्रॉस बी में, क्योंकि ए में 4 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे? 4 2 8, ए क्रॉस बी में 8 एलिमेंट आ गए। तो कहने का मतलब है कि अब हमें उन एलिमेंट को बताना है जो क्या हो, बताइए ध्यान से, जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा एलिमेंट हो। तो देखो ध्यान से, इसको आप कर सकते हो। टोटल सबसेट की अगर मैं बात करता हूं, टोटल सबसेट्स की अगर मैं बात करूं तो कितने आ जाएंगे बताइए? 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 का मतलब कितना होता है बताइए, बोलिए? 256 होता है। कितना होता है? 256 होता है। 2 की पावर 8 का मतलब कितना होता है? 256। ठीक, अब देखिए ध्यान से, हमसे कह रहा है 3 या 3 से ज़्यादा, तो मतलब मेरे को क्या करना है? उन सबसेट को फाइंड करना है जिसमें 3 एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट हो, 5 एलिमेंट हो, 7 एलिमेंट हो, 8 एलिमेंट हो, ये फाइंड करना है। तो देखो कौन कौन से हमें नहीं लेने, हमें कौन से नहीं लेने? हमें 5 नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? वो, क्योंकि आपको पता है किसी भी सेट का जो सबसेट होता है वो 5 होता है, 5 को नहीं लेना है। फिर उसके बाद जिन सेट में एक एक एलिमेंट होंगे उनको नहीं लेना, जिन सेट में 2 2 एलिमेंट होंगे उनको नहीं लेना है। तो सिंपल सी बात है, आप ये बताइए, देखिए मेरे को क्या फाइंड करना है? मेरे को फाइंड करना है जो इसका आंसर आएगा, जो सोल्यूशन होगा इसका, वो क्या होगा? हमें 8 में से कौन से एलिमेंट लेने, कौन से सेट लेने? 8C3, 8C4, 8C5, 8C6 प्लस 8C7 प्लस 8C8। यह आया नहीं है? करेक्ट। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, आपको पता है ये बाइनोमियल थ्योरम की एक सीरीज है। इसमें देखो कमी किस चीज़ की है, क्योंकि देखिए समझिएगा आप, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको नहीं आती हैं बेसिक के लिए। तो मैं आपको बता दूं, इस सीरीज़ का सम NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 NCN, इसका सम कितना होता है? 2 की पावर n होता है। तो आपने कभी सोचा कि जो सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, वो कहाँ से आया? वो बेसिकली इसी सीरीज का यूज करके आया। ठीक है, इसी सीरीज का यूज करके आया। ये जो सीरीज हमारे पास है भाई, NC0 का मतलब क्या है? हमारे पास एक सेट है, उसमें n एलिमेंट है, हम 0 एलिमेंट को ले रहे हैं, तो इसका मतलब 0 एलिमेंट लेके सबसेट फॉर्म कर रहे हैं, मतलब 5। और यहां से क्या आएगा? सिंगल एलिमेंट लेके हम सबसेट बनाते थे। फिर मैं क्या करता था? डबल एलिमेंट लेके सेट बनाता था। फिर मैं ट्रिपल एलिमेंट लेके सेट बनाता था। याद करिए, जब सबसेट हमने बताया था, तो वहां से इस सीरीज का सम कितना होता है? 2 की पावर n होता है। ठीक है, तो उसने कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें उन सबसेट को लेना है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट हो। तो हमें क्या करना है? 3 से स्टार्ट करना है। 3 4 5 6 7 8 चलना है ये। ठीक, और 2 1 0 वाले नहीं लेने, क्योंकि मेरे को बोला उसने कम से कम 3 एलिमेंट हो। अब देखो इस सीरीज में कमी किसकी है? कमी क्या है? देखो 0 की कमी है, 1 की कमी है, 2 की कमी है। तो हमने क्या किया इसमें? 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 जोड़ दिया, और प्लस 8C3 तो है ये। तो जब मैंने इसको जोड़ा 8C8 तक, तो ये क्या बन जाएगा? जोड़ा इतना, तो इतना ही घटाना पड़ेगा। इसमें क्या घटाना पड़ेगा? 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 घटाना पड़ेगा इसमें से। तो इस सीरीज का सम कितना हो जाएगा? मैंने इतना जोड़ा और इतना घटाया, तो आप बताओ यहां से लेकर यहां तक इस सीरीज का सम कितना हो जाएगा? इस सीरीज का सम हो जाएगा 2 की पावर 8। इसमें से क्या घटाएंगे हम? ये घटाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8C0 का मतलब कितना होता है? 1। 8C1 का मतलब कितना होता है? 8। और 8C2 का मतलब कितना होता है बताइए? कितना होता है? 8 × 7 अपॉन फैक्टोरियल 2, कितना हो जाएगा? 28 होता है। कितना होता है? 28 होता है। ध्यान समझ आई बात नहीं आई? 8C2 का मतलब कितना होता है? 8 × 7/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो 28 आ जाएगा। तो हमने इसमें से घटा दिया, ये हो गया 256 माइनस 28, और 8 कितना हो गया? 36 हो गया। 36 1 37 हो गया। तो अगर 37 इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा? 219 बचेगा। कितना बचेगा? 219 बचेगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। बात समझ आई नहीं है? कोई दिक्कत इसमें? तो कहने का मतलब है ये JEE Mains 2015 का क्वेश्चन है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है? डायरेक्टली सेट से नहीं है, डायरेक्टली सबसेट से नहीं है, फॉर्मूले बेस्ड नहीं है। थोड़ा सा क्या किया इसने? थोड़ा सा बेसिकली क्या किया? चेंज किया। वो जो फॉर्मूला जो सबसेट का हम पढ़ रहे थे 2 की पावर n, तो जिसको ये पता है कि 2 की पावर n कहाँ से आया, वो इस क्वेश्चन को कर लेगा, और जिसको नहीं पता, जो डायरेक्टली जिसने याद किया, वो नहीं कर पाएगा। तो मैं एक दिन एक टाइम निकाल के
मैं एक बेसिकली इस पर एक लेक्चर डिस्कस करूँगा कि ये बेसिकली क्या है, ये 2 की पावर n कहाँ से आता है, कैसे करते हैं। जेईई मेंस पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। अगर कभी भी सेट सबसेट से क्वेश्चन बनाता है तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देता है, ठीक है। 2 की पावर n के पीछे की कहानी है वो जरूर पूछता है, ठीक। अब देखिए बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देता हूँ रिलेशन का। अब देखिए ध्यान से, तो अगर मैं एक आम इंसान से पूछूं रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, जिसको मैथ्स नहीं आती, ध्यान समझिएगा, जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती, मैं अगर पूछूं संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, तो वो क्या बोलेगा? वो कहेगा कोई भी 2 चीज़ें हमारे पास हैं वो आपस में कनेक्टेड है। देखिए मैं दोनों डेफिनेशन बताऊंगा, ये जो डेफिनेशन पहली बता रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर कोई मैथमेटिक्स या कोई आपसे पूछता है, कोई मैथमेटिशियन आपसे पूछता है या कभी भी कोई एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो आप ये डेफिनेशन नहीं बताओगे, आप मैथमेटिकल डेफिनेशन ही बताओगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक। तो अगर मैं बात करूँ रिलेशन की, तो अगर किसी आम इंसान से मैं पूछता हूँ कि बताइए रिलेशन क्या होता है, वो क्या कहेगा? कोई भी 2 चीज़ें हैं या कोई भी 2 पर्सन है आपस में कनेक्टेड है, और वो जो उनके बीच में जिस चीज़ के द्वारा कनेक्टेड है वो चीज़ क्या कहलाएगी? रिलेशन कहलाएगी। बात समझ आई नहीं? फ्रेंडशिप का रिलेशन हो सकता है, फादर सन का हो सकता है, मदर सन का हो सकता है, ठीक है, मदर डॉटर का हो सकता है, स्टूडेंट टीचर का हो सकता है। तो जैसे मान लो आप हमसे कनेक्ट हैं, तो कौन सी चीज़ है जो जोड़ रही है? टीचर, टीचिंग का एक रिलेशन है, ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपका टीचर हूँ, तो ये एक क्या है? एक रिलेशन है। मैं ना मैं ये सब पढ़ाता और ना आप पढ़ते तो हम जुड़ ही ना पाते। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी 2 चीज़ें हैं अगर आपस में कनेक्टेड हैं, तो कनेक्टेड अगर हैं तो वो जो कनेक्शन है जो उसको जोड़ रहा है वो कनेक्शन अलग अलग हो सकता है, वो कनेक्शन अलग अलग हो सकता है। उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। वो जो जुड़ाव है दोनों के बीच में उसको क्या बोलते हैं? हम संबंध बोलते हैं, ठीक। तो ये समझने के लिए है, ये बेसिक डेफिनेशन है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन ये क्या है? ये करेक्ट नहीं है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज से करेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल डेफिनेशन रिलेशन की अलग होती है। लेकिन फिलहाल ये डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, समझिए। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी 2 चीज़ें हैं हमारे पास, ये मैंने कह दिया, एक ऑब्जेक्ट 1 है ए, दूसरी ऑब्जेक्ट क्या है? बी। ये दोनों आपस में क्या है? कनेक्टेड है। ये इनके बीच में क्या है? एक कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्शन है, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं जुड़ाव है। ये जुड़ाव अलग अलग हो सकता है, इसी जुड़ाव को, ये जो जुड़ाव या जो कनेक्शन है इसी को क्या बोलते हैं? हम रिलेशन बोलते हैं। ये जुड़ाव अलग अलग हो गया, जैसे जुड़ाव बदला तो वो क्या हो गया? रिलेशन बदल गया। बात समझे नहीं समझे? रिलेशन चेंज हो गया। तो कहने का मतलब ये हमारे पास है कि ये जो इनके बीच में कनेक्शन है, ये 2 ऑब्जेक्ट है और ये कनेक्शन के द्वारा जुड़ी हैं, ये जुड़ाव है इनके बीच में, तो कहने का मतलब उसी जुड़ाव को हम रिलेशन बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत इसमें? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रिलेशन की क्या है? जब भी कभी कोई रिलेशन स्टेब्लिश होता है, जब भी कभी कोई रिलेशन स्टेब्लिश होता है तो ये पता होना चाहिए, ये सबको पता होता है कि इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट क्या है। ऐसा नहीं है कि मान लो आपका कोई फ्रेंड होगा तो अचानक से दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा होगा और हाई किया होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। किसी ने इनिशिएटिव जरूर लिया होगा। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा आपका फ्रेंड है, तो आपने क्या किया होगा? किसी न किसी ने आता है तो उसने इनिशिएटिव लिया होगा आपसे बात करने के लिए, या आपने स्टार्टिंग में बात करी होगी, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी कभी रिलेशन की बात की जाएगी तो जरूर हमसे बताया जाएगा कि रिलेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। जैसे ए टू बी, ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, ए इनिशियल सेट है, बी क्या है? फाइनल सेट है। ध्यान से समझिएगा, ठीक। और एक बात रिलेशन से, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, इसलिए सब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें अगर समझ नहीं पाओगे आप तो फिर रिलेशन को डील नहीं कर पाओगे आप, ठीक। अब देखिए बात समझिए, और एक चीज़ होती है खास बात रिलेशन की, जब भी कोई रिलेशन स्टेब्लिश होता है तो कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती हैं? जैसे मान लो आपके फ्रेंड को नीड थी, ज़रूरत थी, आप उसके प्रॉब्लम में खड़े हो गए, ठीक। आपको उसने रात 12 बजे फ़ोन किया, आप दौड़ के चले गए। लेकिन क्या हुआ, जब आप प्रॉब्लम में हुए और उसने फ़ोन किया, आप प्रॉब्लम में हुए और आपने फ़ोन किया उसके पास, उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, तो क्या करेंगे आप बताइए? रिलेशन चलेगा? रिलेशन ब्रेक हो जाएगा। तो रिलेशन कहने का मतलब क्या, जब भी कभी रिलेशन स्टेब्लिश होता है तो 2 चीज़ें होती हैं, रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है और उनके बीच कंडीशन क्या है। कहाँ से कहाँ डिफाइंड है एंड कंडीशन, 2 चीज़ें रिलेशन को डिफाइन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब भी कभी मैथमेटिक्स में कोई रिलेशन आएगा तो आपसे कहा जाएगा कि ए टू बी डिफाइंड है, एन टू आर डिफाइंड है, क्यू टू आर डिफाइंड है, क्यू टू जेड डिफाइंड है, और कंडीशन क्या है, 2 चीज़ें रिलेशन को बनाती हैं, ठीक है। तो दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात है, तो रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, रिलेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उनके बीच में कंडीशन क्या है, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा।
ध्यान से समझिएगा बेसिकली, ठीक। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन की हम बात करते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, हिंदी में से क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे संबंध की गणितीय परिभाषा। क्या बोलेंगे इसे? संबंध की गणितीय परिभाषा। आप लोग लिख लीजिएगा हिंदी मीडियम में जो भी है, देखिए ध्यान से। तो समझिए, जब भी कभी रिलेशन की बात की जाएगी तो हमें दिया जाएगा रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है। जी लिख लीजिए आप कहीं से नोट डाल के, यही रिलेशन का एकदम समझ लो हार्ट एंड सोल है, यही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहली चीज रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है। ठीक है, दूसरी चीज कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है। ठीक, ये दो चीजें हमेशा दी जाएंगी आपको, कोई कभी जब भी कभी कोई रिलेशन आप डील करोगे तो ये दो चीजें हमेशा दी जाएंगी आपको। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है जो ए से बी डिफाइंड है, हमेशा दिया जाएगा। जब भी कभी रिलेशन की बात की जाएगी हम सेट का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? सेट का यूज़ करेंगे। दो सेट होंगे आपस में और वो उन सेट के एलिमेंट को एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से जोड़ेंगे हम। जैसे ए के एलिमेंट को बी से जोड़ रहे हैं, या बी के एलिमेंट को सी से जोड़ रहे हैं, या एन के एलिमेंट को आर से जोड़ रहे हैं, ऐसे इस टाइप की बात होगी। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमने कहा एक रिलेशन की हम बात कर रहे हैं जो ए से बी डिफाइंड है। बात समझ आई नहीं है? एक रिलेशन है जो ए से बी डिफाइंड है, और तो आपसे पूछेगा बताओ अगर कोई रिलेशन ए से बी डिफाइंड है तो रिलेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो इसको ऐसे बोलेंगे, रिलेशन आर, रिलेशन कैसे डिनोट करते हैं? आर से। आर मतलब रिलेशन, ठीक। रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम, कोई रिलेशन है जो ए से बी क्या परिभाषित है, डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक, एक रिलेशन आर है जो ए से बी परिभाषित है। रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बात समझ आई नहीं है? कोई भी रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। अगर वो आर ए से बी डिफाइंड है तो आर किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस बी का। अगर आर बी से डिफाइंड, बी से सी डिफाइंड है तो आर किसका सबसेट होगा? बी क्रॉस सी का। आर अगर एन टू क्यू डिफाइंड है तो आर किसका सबसेट होगा? एन क्रॉस क्यू का। ध्यान से समझिएगा। तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई, दो बातें बताई कि जब भी कभी रिलेशन की बात की जाती है तो आपको ये बताया जाएगा कि रिलेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से कहाँ तक गया है। अपनी ये नॉर्मल लाइफ में आप देखिए, जब भी कभी रिलेशन की बात होती है, आप नॉर्मल से बात करिए, आप कहिए किसी से, कहिए आप कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। आप क्या कहिए कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, तो अगला सवाल क्या उठता है यहाँ पे? सामने वाला क्या पूछेगा? बताइए, सामने वाला क्या पूछेगा? सामने वाला पूछेगा किससे रिलेशनशिप में आप हैं। बोलिए, अगर आप ये कहते हैं कि मैं रिलेशनशिप में हूँ तो सामने वाला आपसे ये पूछेगा आप किससे रिलेशनशिप में हैं। ध्यान समझिएगा, तुरंत सवाल बनेगा। तो इसलिए क्या है कि जब भी कभी किसी रिलेशन की बात की जाती है तो ये जरूर बताया जाता है रिलेशन यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ तक गया है। ठीक, और ये भी आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइप का रिलेशन है दोनों के बीच में। ठीक, तो वो जो किस टाइप का रिलेशन है उसको बोलते हैं कंडीशन, और कहाँ से कहाँ डिफाइंड है। बात समझे नहीं समझे आप? तो ये होता है किसके साथ आप रिलेशनशिप में, उसको बोलते हैं कहाँ से कहाँ डिफाइंड है। तो जब भी कभी किसी रिलेशनशिप की बात करी जाती है, रिलेशन की बात की जाती है, तो ये बताया जाता है आपको कि रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है और उनके बीच में कंडीशन क्या है। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ये डेफिनेशन समझ नहीं पाए तो आप रिलेशन कभी जिंदगी में समझ नहीं सकते हो। कोई भी किताब पढ़ लो, आप एनसीईआरटी पढ़ लो, आर.डी. शर्मा पढ़ लो, आप आई.ए. मेरॉन पढ़ लो, जी.एन. बर्मन पढ़ लो, कोई बुक पढ़ लो आप। बात समझे नहीं समझे आप? कोई किताब पढ़ लो, कोई किताब में आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि देखो सब में डायरेक्टली लिखा हुआ है। ठीक, अब देखिए ध्यान से। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर कोई रिलेशन ए से बी डिफाइंड है तो आर क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो बोल सकते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन। ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट क्या कहलाता है? एक रिलेशन कहलाता है। देखो ध्यान समझिएगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, एवरी
सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन, ए क्रॉस बी का प्रत्येक उप समुच्चय एक संबंध होता है। बात समझ आई नहीं है तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसका जो नोटेशन होता है वो होता है आर एक रिलेशन है जो कहां से कहां डिफाइंड है, ए टू बी। बात समझ आई नहीं है? इसको क्या रीड करेंगे? इसको रीड करेंगे आर इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अब बार बार हम इतना लंबा स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे, हम ये लिख देंगे और आप समझ जाइएगा कि आर एक रिलेशन है जो ए से बी डिफाइंड है। ठीक, तो आर किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक, अगर मान लो आर हमारे पास क्या है, आर बी से सी डिफाइंड है, तो आर किसका सबसेट होगा? आप अभी बेसिक समझिए, सब कुछ हम बताएंगे आपको। अगर आर हमारे पास एन टू क्यू डिफाइंड है तो आर किसका सबसेट होगा? एन क्रॉस क्यू का। अगर आर एन टू एन डिफाइंड है तो आर किसका सबसेट होगा? एन क्रॉस एन का। इतनी बात समझ आई नहीं है? बताइए आप, कोई दिक्कत? तो रिलेशन बेसिकली क्या होता है? रिलेशन एक सबसेट होता है किसका? क्रॉस का, ए क्रॉस बी का, अगर ए से बी डिफाइंड है। अगर मान लो सपोज करो हमारे पास कभी आपसे कोई कह दे आर जो है, मान लो हमारे पास बी टू ए डिफाइंड है तो आर किसका सबसेट होगा? आर बी क्रॉस ए का होगा। इनिशियल से स्टार्ट होता है हमेशा। ये सेट जो होता है, जैसे आर ए से बी डिफाइंड है तो ये इनिशियल सेट है ये वाला, और ये कौन सा सेट है? फाइनल सेट है। तो इनिशियल क्रॉस फाइनल होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई नहीं है? तो इसका मतलब ये कह सकते हैं आप पूरे रिलेशन को हमें किस फॉर्म में पढ़ना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के फॉर्म में पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने कहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर्ड पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली रिलेशन का बेसिक हुआ। अभी रिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, अभी इसमें बहुत कुछ बताना है, बहुत बेसिक से मैं चल रहा हूँ, तो इसलिए क्या है, अभी ये दूसरा लेक्चर है तो बहुत कुछ मुझे बताना है आपको, बहुत कुछ सिखाना है। और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप मुझे फॉलो करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, अब ये नहीं आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, आपने वीडियो स्टार्ट की फिर स्किप करके देख रहे हैं। वीडियो को अगर आप ऑनेस्टली देखेंगे, ईमानदारी के साथ देखेंगे, तो मैं ये गारंटी लेता हूँ बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आप। मैथ्स क्या होती है, मैथ्स को कैसे पढ़ा जाता है, मैं आपको सिखाऊंगा। मैथ्स का पढ़ने का क्या तरीका है एक्चुअल। प्रॉब्लम करके मैथ्स नहीं सीखी जाती। बहुत सारे लोग कहते हैं पहले प्रॉब्लम लगाओ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो तब मैथ्स सीख जाओगे। नो, ये गलत तरीका है। पहले कंसेप्ट पढ़िए। कंसेप्ट आपको आता नहीं, आप प्रॉब्लम लगा रहे हैं, क्या मतलब है? पहले कंसेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करिए फिर प्रॉब्लम लगाइए। बात समझे नहीं समझे आप? क्योंकि कंसेप्ट अगर आपको समझ ही में नहीं आया तो आप 1000 प्रॉब्लम लगाइए, फिर गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, और इससे रिलेटेड जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिए और उस PDF को आप सॉल्व करिए। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप उसी पे पोस्ट करिए। ठीक है, मैं उसका सलूशन दे दूंगा। तो आज की क्लास को बेसिकली यहीं रोकते हैं। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।